हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एवीडी में। आज हम लोग क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर देखने वाले हैं। नरनस्ट समीकरण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नरनस्ट समीकरण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए लिखा गया है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि नरनस्ट समीकरण होता क्या है। लिखा है किसी इलेक्ट्रोड का विभव उसके आयनों के विलयन में सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करता है। यानी कोई भी आपका इलेक्ट्रोड हो, उसका विभव जो होता है, वो विभव जो होता है उसके विलयन के सांद्रता के आयनों पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि इसके मध्य संबंध दर्शाने वाला समीकरण को नरनस्ट समीकरण कहा जाता है। जैसे यहाँ पे समीकरण जो है ये होता है E बराबर E0 माइनस RT बटा NF लॉग E, यहाँ अपचयित और नीचे होता है ऑक्सीकृत। देखिए यहाँ लिखना है आपको अवकरण, नीचे लिखना है ऑक्सीकरण। ठीक है, यहाँ देखिए सिद्ध किया जा रहा है, माना कि इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सेल अभिक्रिया में देखा था कि जेडिन पर जो अभिक्रियाएं होती है। देखिए माना कि Mn+ जो कि आपका लिक्विड में होता है, इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा और इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ठोस में चला जाता है। यानी यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है और यहाँ पे अवकरण होता है। तो हमने उसी तरह लिख दिया कि E बराबर E0 माइनस RT बटा NF लॉग E। जो अवकरण हुआ उसको ऊपर लिख दिया, यहाँ पे अवकरण हुआ था तो यहाँ ऊपर लिख दिए, यहाँ ऑक्सीकरण हुआ जिसको हमने नीचे लिख दिया। अब ये कहाँ से आया, तो ये एक इलेक्ट्रोड पर होने वाली क्रिया है जिसको यहाँ दर्शाया गया है। अब आगे बताया गया है कि 10 के आधार पर लॉग लेने पर, यानी लॉग का बेस जो है हम उसको 10 ले रहे हैं। तो देखिए लिखा है E बराबर E0 माइनस 2.303 RT बटा NF लॉग 10। यानी यहाँ देखिए लॉग 10 का मान जो होता है 2.0303 लॉग 10 होता है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है। आगे एक और बात लिखा गया है कि MS को अगर हम 1 मान लेते हैं तो इसका मान 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आइए देखिए, अब E बराबर E0 माइनस 2.303 RT बटा NF लॉग 10, इसको उलटने के बाद हम इसको उलटते हैं तो हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब STP पर देखेंगे। STP का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको ताप रखना है, R का मान रखना है, F का मान रखना है। तो जब हम इस सब का मान रखते हैं तो E बराबर जो होता है E0 प्लस 0.059 बटा N लॉग 10 Mn+ आ जाता है। ठीक है, अच्छा ये सब जो होता है, ये सब जो हम लोगों ने पढ़ा था इधर, ये सब क्या होते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा है कि ये सब क्या होते हैं। जैसे E बराबर जो होता है इलेक्ट्रोड विभव हो जाता है, E0 बराबर जो होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाता है, R बराबर गैस कांस्टेंट होता है जिसका मान दिया है यहाँ पे 8.314 जूल। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर जो कि केल्विन में हमको लेना है, ये है F का मतलब है फैराडे हेवेंस, जिसका मान होता है 96,500 C/मोल। ठीक है, उसके बाद N का मतलब होता है आयनों की बैलेंसी बताना है। तो ये आपका था नरनस्ट समीकरण। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को पढ़ना है सांद्रण सेल क्या है। ठीक है, तो सांद्रण सेल देखिए किसे कहते हैं। लिखा है कि वह सेल जिसमें एक ही प्रकार के दोनों इलेक्ट्रोड पाए जाते हों। जैसे ये भी आपका Cu का, ये भी Cu का। तो जब किसी भी वैद्युत अपघटन की क्रिया में जो आपका इलेक्ट्रोड हो वो दोनों एक ही प्रकार के हो तो इसे हम बोलते हैं सांद्रण सेल। ठीक है, आगे हम लोग को पढ़ना है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल ये बहुत बार पूछा जाता है। देखिए लिखा प्राथमिक सेल एक ऐसा सेल है या बैटरी है जो एक ही बार उपयोग के लिए बनती है, यानी इसका हम एक ही बार उपयोग कर सकते हैं। इसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। इसकी रासायनिक क्रिया केवल एक बार होता है। कुछ समय बाद वह बैटरी निष्क्रिय हो जाती है जिसे पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। यानी वैसा बैटरी जिनको एक बार उपयोग करने के बाद फिर दोबारा हम लोग उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसको कितना हो मतलब चार्ज किया जाए लेकिन वो चार्ज नहीं हो। जैसे आप लोगों ने लैक्सलॉन्स सेल हो सकता है इसमें, या ट्रांजिस्टरों की जो बैटरी होती है, घड़ी का बैटरी जो होता है, ये सब इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है दूसरा द्वितीयक सेल इसको बोला जाता है, या इसे बोला जाता है संचायक सेल। संचायक सेल या द्वितीयक सेल वह सेल होता है जो विद्युत ऊर्जा का एक मतलब महत्वपूर्ण स्रोत होता है। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी आपका जो संचयक सेल या द्वितीयक सेल जो होता है, इसका मुख्य काम होता है कि ये आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है कि एक संचयक सेल का उपयोग के बाद
विपरीत दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित कर फिर से प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी ये जो आपका द्वितीयक सेल जो होता है ना, इन्हें हम एक बार उपयोग करने के बाद फिर से इन्हें विपरीत दिशा में आवेश भेजकर और इन्हें चार्ज कर दोबारा हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। यह अनेक बार डिस्चार्ज और चार्ज की क्रिया से गुजर जाती है। इस तरह से जो आपका संचयक सेल या द्वितीयक सेल जो होता है, इसे बार बार चार्ज करके बार बार उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग जो होता है वाहन में, इन्वर्टर में किया जाता है, ठीक है। या फिर मोबाइल की भी बैटरी देख सकते हैं आप लोग कि इसको बार बार चार्ज करके हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखिए, आगे लिखा है कि सेल स्थिरांक क्या है, ठीक है। सेल स्थिरांक में लिखा है कि राशि L/A को सेल स्थिरांक कहा जाता है। सेल स्थिरांक जो किसी सेल के लिए स्थिरांक होता है, जैसे L बराबर होता है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। मान लीजिए हमने 2 इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है, और ये आपका विलयन है, तो इनके और इनके बीच की दूरी को हमने L मान लिया। और ए जो होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, यानी ए जो होता है ये ए, जैसे कि इसका ये क्षेत्रफल जो होता है यही कहलाता है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये नीचे वाला, ठीक है। तो ये आपका हो गया इस सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक के बाद हम लिखते हैं मोलर चालकता। लिखा है यदि किसी विलयन की चालकता K हो तथा उस विलयन की सांद्रता C हो तो K/C को मोलर चालकता कहा जाता है। यानी हम चालकता और सांद्रता के अनुपात को ही हम मोलर चालकता कहते हैं, जिसे हम डेल्टा M से दर्शाते हैं, ठीक है। जिसे इस रूप में हम लोग निरूपण करते हैं। विशिष्ट चालकता देखिए, विशिष्ट चालकता बताया गया है कि विशिष्ट चालकता वह चालकता होता है जो 1 सेंटीमीटर लंबा हो एवं उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल हो वो 1 सेंटीमीटर घन हो, ठीक है। तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम का चालकता विशिष्ट चालकता कहलाता है। यानी कि ये K हो गया, K जो होता है आपका विशिष्ट चालकता होता है, ये जो होता है 1/P, यानी ये प्रतिरोधकता का व्युत्पन्न होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं चालकता बराबर 1/प्रतिरोधकता, ठीक है।